Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the new topic of SST, that is major crops and agriculture development. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एज वेल एज एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ है विद द पासेज ऑफ टाइम, तो उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपको भी पता है बेटा, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स जो है इट मीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, है ना, और क्रॉप्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होती है. फूड, क्लोथ, मेडिसिन एज वेल एज क्रॉप्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. सो क्रॉप की अपनी इम्पोर्टेंस है. जब हम फसल की बात कर रहे हैं तो जीवन के विभिन्न पहलुओं में डिफरेंट टाइप्स की जो फसलें हैं वो यूज़ होती हैं. तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं हम. सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है वो होती है फूड क्रॉप, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम ऐसी फसलों को उगाते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, लाइक हमारा गेहूँ, चावल, पल्सेस जो दालें हैं, ऑयल सीड, तेल हो गए, है ना. तो सबसे पहले सीरियल्स यानी कि फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स आपकी हो गई. देन जो हम ग्रो करते हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स होती है. कमर्शियल क्रॉप्स मेनली ग्रो फॉर द सेल एंड परचेस, एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज़ होती है. लाइक आपके बहुत सारे ऐसे ग्रेन भी है जिन्हें हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. फिर आपकी बीवरेज क्रॉप्स भी इसमें आ सकती हैं. चाय, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गई आपकी, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स हो गए. ये कमर्शियल लेवल पे भी ग्रो किए जाते हैं. देन बीवरेज क्रॉप की बात करें तो बीवरेज का मतलब होता है पीने योग्य, यानी जिसे हम पीने के लिए यूज़ करते हैं. कॉफ़ी, चाय, है ना, जो ड्रिंक के पर्पज से यूज़ होता है, कोकोआ. तो ऐसी बीवरेजेस क्रॉप होती हैं. देन आपकी आती हैं फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में आपके आते हैं कॉटन, फिर जूट, सिल्क. ये आपके फाइबर क्रॉप्स हैं. फाइबर क्रॉप्स जो है वो हम वेजिटेबल से, एनिमल्स, मिनरल्स और केमिकल्स से जो ऑब्टेन कर सकते हैं. वेजिटेबल फाइबर्स जो है ऑब्टेन होते हैं सीड से, स्टेम, लीव्स, फ्रूट कैसे से यूज़ होते हैं. एनिमल फाइबर्स जो है आपने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके इंसेक्ट्स हैं, सिल्क वॉर्म है, शीप, गोट, यामा, याक्स, रैबिट, इनसे भी हम फाइबर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स कॉटन का जो है खेती होती है और कॉटन से कॉटन टेक्सटाइल आपका जो है वो रॉ मटेरियल लेता है. फिर जूट की भी खेती होती है और वो जूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नॉलेज विंडो को चेक करते हैं. इन इंडिया रबी क्रॉप्स जो है डैट इज़ सोन इन विंटर, इसलिए हम इसे विंटर क्रॉप भी कहते हैं. नवंबर और मंथ में इसे बोया जाता है और आपका ये जो अब अप्रैल आएगा, मार्च एंड अप्रैल में, यहाँ तक इसको आते आते इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है. और जो खरीफ क्रॉप होती हैं जिन्हें हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, वो आपका जैसे ये मॉनसून इंडिया में आता है ना जून जुलाई में, तब ये सो किया जाता है, बोया जाता है. उसके बाद मॉनसून एंड तक आते आते इसे काट दिया जाता है, यानी कि वही आपका सितंबर, अक्टूबर. तो खरीफ आपकी आप कह सकते हो मॉनसून क्रॉप गर्मी के सीज़न की, और रबी आपकी विंटर क्रॉप है यानी कि सर्दी के सीज़न की क्रॉप है. अब बात करते हैं हम मेजर क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा यूज़ होता है राइस, वन ऑफ द मेजर स्टेपल फूड इन द वर्ल्ड. चावल सबको पसंद आ जाता है ना. इट इज़ मेनली ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ सनरेज पहुँच रही है, स्पेशली इन द सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. इंडिया में अगर आप देखोगे राइस जो है हमारी खरीफ क्रॉप है. राइस को ग्रो करने के लिए हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और जो रेनफॉल एनुअल होती है 150 to 200 सेंटीमीटर के अराउंड एनुअली मिलनी चाहिए. राइस आपका स्टैंडिंग वाटर में ग्रो होता है, क्ले सॉइल में ग्रो होता है. और जब मैं स्टैंडिंग वाटर की बात कर रही हूँ, यानी कि आप ये देख रहे हो पिक्चर में, जो खेत होता है ना वो पानी से भरा हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर इसे चाहिए होता है. एंड देन इसमें मैनुअल लेबर भी लगते हैं और टेक्निक्स भी लगती हैं. व्हेन द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लेटेड फ्रॉम द नर्सरी टू फील्ड. आपका जो ये चावल होता है ना बेटा, ये एक खेत में नहीं उगता, ट्रांसप्लांटेशन होता है इसका. होता है क्या है,
जब ये छोटा बेबी होता है, यानी कि छोटा सा होता है ना, जिसे हम पैडी कहते हैं, जब इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद हम जो है इसको इसकी रूट समेत निकालते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे फील्ड में, क्योंकि ये एक ही फील्ड से इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी ले लेता है कि फिर ऊपर आगे ग्रो करने के लिए उस ज़मीन में फर्टिलिटी बचती ही नहीं है। तो एक अच्छी राइस क्रॉप होने के लिए पैडी को एक खेत से दूसरे खेत में शिफ्ट किया जाता है, इसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टैग्नेंट वाटर मतलब पानी हमेशा चावल के खेत में भरा रहता है। तो इस तरीके से चावल की खेती करना बहुत मुश्किल काम है। राइस जो है हिली रीजन में भी ग्रो किया जाता है, अपलैंड राइस जो होते हैं, एंड लोअर प्लेन्स में लोलैंड राइस ग्रो किए जाते हैं। इंडिया में लोलैंड राइस है, मेनली जो हमारा गैंगटिक वैली है गंगा के किनारे के आसपास, वहाँ पे चावल बहुत अच्छे से अलुवियम सॉइल में होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट चाइना, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी चावल की खेती होती है। अब हम चलते हैं वीट की तरफ। वीट को ऐसा माना जाता है इट इज़ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड सीरियल क्रॉप, सबसे पुराना क्रॉप रहा होगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है नॉर्मली यूज़ होती है इसमें। मेजर स्टेपल फूड है वेस्टर्न वर्ल्ड का एंड ऑफ द कूलर रीजन का, जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वीट प्लांट जो है वो आपका लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मॉडरेट टेम्परेचर इसे चाहिए होता है अराउंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इंडिया में देखो ये रबी क्रॉप्स है और रेनफॉल की रेंज जो होती है 40 to 75 सेंटीमीटर। इंडिया में आप देखो इसे अक्टूबर नवंबर में बोया गया होगा और अब आपकी जैसे 13 अप्रैल को बैसाखी आ रही है ना, तब तक इसे जो है हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन आपका जो वीट है इसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मशीन्स भी यूज़ होती हैं बड़े बड़े खेतों में जहाँ पे इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वीट जो है आपका बेटा थ्रू आउट टेम्परेट रीजन में ग्रो होता रहता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द टेम्परेट ग्रास लैंड, जो आपके प्रेरीज हैं, स्टेप्स हैं, डाउन, तो जितने भी ग्रास लैंड आप वर्ड के देखोगे ना, वहाँ पे वीट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है और ये कंट्रीज़ वीट को एक्सपोर्ट करती हैं, कमर्शियल पर्पस के तौर पे यूज़ करती हैं। अब हम चलते हैं मेज़ की तरफ, बट बिफोर डैट चेक योर नॉलेज विंडो। राइस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि चावल की जो उत्पत्ति हुई होगी ना वो भारत में हुई होगी और फिर इंडिया से ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में पहुंचा होगा। चलो आते हैं मेज़ पे। मेज़ जो है इट इज़ ग्रो एज ए खरीफ क्रॉप, ये आपको याद रखना है। खरीफ मैंने पहले ही बोला था, मॉनसून क्रॉप। एंड इन इंडिया इंडियन कॉर्न जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अपार्ट फ्रॉम यूएस कॉर्न। आप खाते हो ना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, है ना, तो इंडिया और यूएस का कॉर्न बहुत फेमस है। यूरोप में इट इज़ द नेटिव ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ सेंट्रल यूएस। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप देखो मेज़ को एक ब्रेकफास्ट सीरियल भी माना जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द स्टार्च एंड एडहेसिव एक्सेट्रा। मेज़ जो है वो आपका हॉट और ह्यूमिड रीजन में ग्रो करता है। It yields a coarse grain. It has become the important staple crop in Africa and Latin America. वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने में यूज़ होता है। अदरवाइज इंडिया में अगर आप देखोगे मेज़ जो है मेन फूड क्रॉप में नहीं यूज़ होता, कोर्स ग्रेन की तरफ, मतलब एक सब्स्टिट्यूट अलग ग्रेन की तरह यूज़ किया जाता है। देन इंडिया में आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेज़ को ग्रो किया जाता है, मक्का जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा शुगर केन। शुगर केन गन्ना कमर्शियल क्रॉप है और बेसिकली शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम क्या बनाते हैं, चीनी, खांडसरी, जैगरी यानी कि गुड़, ये भी बनाते हैं। और इट इज़ ग्रोन फ्रॉम कटिंग एंड नॉट फ्रॉम सीड्स। भाई गन्ना इतना बड़ा उगता है ना, कट करते हैं उसके बाद उससे इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अच्छा, इसको भी लोमी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर मिलता है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। मशीनरी भी लार्ज स्केल पे यूज़ होती है शुगर केन प्रोडक्शन में।
शुगर केन जो है आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, म्यांमार, यहाँ पे मॉरिशस वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इंडिया में चीफली अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में शुगर केन ग्रो होता है। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द मिलेट्स। मिलेट अगर हम बात करते हैं बेटा, ये आपका फ्यूचर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिलेट में जो आपका आता है दैट इज जवार, जवार के बाद आपके आता है बाजरा, और बाजरा के बाद सोरगम एंड देन रागी। ये आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच क्रॉप्स कलेक्टिवली नोन एज मिलेट, तो आपने आंसर लिखना है ज्वार, बाजरा, सोरगम एंड रागी। मिलेट्स जो है फूड की तरह भी यूज़ होता है और फॉडर जानवरों के चारे की तरह भी यूज़ होता है इंडिया में। ओके, और इसको चाहिए टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल चाहिए एनुअल 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। इस रेनफॉल में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर आप देखोगे आपका नाइजीरिया, चाइना इसे ग्रो करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, और इंडिया में मिलेट फॉडर की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र में। अब हम चलते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन को कहा जाता है नेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत में ही प्रोड्यूस हुआ होगा, भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें इसके जो है एविडेंसेस मिले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में, वार्म क्लाइमेट में, क्लियर सनी डेज में ये ग्रो होता है। आपको मैं बताऊं बेटा, अगर कॉटन ग्रो करनी है तो कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो बेस्ट सुटेबल सॉइल होती है। और कॉटन को ग्रो करने के लिए आपको एक साल में 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, यानी कि ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। जरा से भी पानी हुआ, नमी हुआ, ह्यूमिडिटी हुई तो कॉटन खराब हो जाएगी। यानी कि साल में इतने दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होंगे, 20 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, रेनफॉल 80 टू कह सकते हो 120 सेंटीमीटर के बीच में हो, और ब्लैक सॉइल अवेलेबल हो, तो वहाँ अच्छी कॉटन ग्रो होती है। इसीलिए आप देखो इंडिया में महाराष्ट्र और जो सौराष्ट्र रीजन है ना आपका, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से होती है। कॉटन को क्या कहते हैं बेटा, उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल कॉटन कहते हैं। कॉटन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल है, और इसी की वजह से आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन कर रही है। इजिप्ट हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे भी कॉटन ग्रो करती है, और इंडिया तो ग्रो कर ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम वी आर मूविंग टू द जूट। जूट भी आपका फाइबर क्रॉप है, और जूट बैग्स बनाने में, रोप्स बनाने में, पैकेजिंग करने में बहुत जगह पे जूट को यूटिलाइज किया जाता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि विच फाइबर क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, सो जूट। और क्यों कहते हैं हम इसे, बिकॉज ऑफ इट्स ब्राउन कलर एंड वर्सेटिलिटी ऑफ द यूज, इसलिए हम इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट इज द बार्क ऑफ जूट प्लांट, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे जूट आपने शुगर केन देखा होगा ना बेटा, गन्ना, उसी के तरीके से इसकी जो है खेती होती है। और जब ये उगता है ना, वैसे ही लकड़ी टाइप का आपको नज़र आएगा। इसको कट करके आसपास जो है रिवर होनी चाहिए या लेक्स होनी चाहिए, वाटर बॉडी कोई होनी चाहिए, इसको कट करके उसको जूट प्लांट को, जो लकड़ी की तरह दिखता है ना, गन्ने की तरह, उसको डिप कर दिया जाता है पानी में। तो जब पानी में 3-4 दिन रहता है तो लकड़ी फूल जाती है ना, फिर उसमें से रेशा निकलता है ये जूट आराम से। तो इस तरीके से इसकी कल्टीवेशन होती है। 30 डिग्री का टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, 150 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, और इसे भी स्टेगनेंट वाटर, राइस की तरह पानी चाहिए होता है। नाउ जूट ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट is now grown in the other part of Asia also। आप देखोगे बांग्लादेश बहुत तेज़ी से जूट को जो है ग्रो कर रहा है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ब्राज़ील। इंडिया में जूट आप देखोगे वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा और मेघालय में ग्रो होता है। नाउ मूविंग टू द टी, वर्ड्स फेवरेट ड्रिंक। सुबह अगर चाय की चुस्की मिल जाए ना, आ हा हा, मज़ा आ गया, दिन अच्छा हो गया, है ना।
सो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी टी जो है बहुत फेवरेबल ड्रिंक बनता जा रहा है। वैरायटी ऑफ ट्री मिलती हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, मैनुअल वर्क इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सच एज पर्निंग एंड प्लकिंग। आप देखोगे जो टी लीव्स होते हैं ना बेटा, उसको बड़े आराम से ट्विक से उसके निकाला जाता है। आपके और हमारे जैसे लोग तो पत्ते फाड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो यहाँ पे बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है जो आराम से ऐसे टी को लीव्स को प्लग करते हैं। और आप देखना पीछे उनके बैग होते हैं, आपने देखा होगा, उस बैग में उसमें टोकरी में उसमें वो डालते जाते हैं। सो ट्री जो है वार्म क्लाइमेट में और हैवी रेनफॉल में ग्रो होता है। और रेनफॉल भी कैसी, डाउन पोरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप शोरिंग होती है ना, जैसे रिमझिम बारिश होती है वैसी बारिश होनी चाहिए। अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो गई या स्टेगनेंट वाटर हो गया तो ये फसल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ये हिल स्लोप एरिया में होती है जहाँ से बारिश का पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, जहाँ रेनफॉल होती रहती है डेली, रिमझिम टाइप की, शॉरिंग टाइप की। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है चाय का, मतलब उगाते भी हम हैं और पीते भी हम ही हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना, यहाँ पे भी ये ग्रो की जाती है, केन्या, इंडोनेशिया में भी ग्रो की जाती है। इंडिया का आपका देखोगे ना, जो कांगड़ा वैली है हिमाचल प्रदेश की, कश्मीर का लो स्लोप वैली है, नीलगिरी हिल्स है सदर्न इंडिया में, आपका आसाम साइड है, यहाँ पे टी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी भी पॉपुलर बीवरेज क्रॉप है आफ्टर द टी। और कॉफ़ी जो है 2 वैरायटीज़ इसकी, एक तो अरेबिका और दूसरी मोका, ये 2 वैरायटी हैं। अरेबिका सबसे ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी की, जो यूटिलाइज होती है वर्ल्ड में, एंड मोका के बाद जो आती है वो डैट इज़ कॉफ़ी रोबुस्टा। कॉफ़ी प्लांट जो है वो भी ट्रॉपिकल प्लांट है और आपका कॉफ़ी जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बीन्स ऑफ द प्लांट, एक बीन्स आप देखते हो ना उसमें से निकलता है। कॉफ़ी प्लांट नीड्स टेम्परेचर बिटवीन द 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और जो रेनफॉल है वो 100 टू 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड में। बेस्ट कॉफ़ी जो आती है वर्ल्ड में वो आती है आपकी जमाइका से, येमेन इन अरेबिया, यहाँ से आपकी जो अरेबिका कॉफ़ी है ना टाइप, वो वहाँ आती है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपकी कोलंबिया हो गया, वेरी कोस्ट हो गया, यहाँ से भी मिलती है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका और तमिलनाडु में कॉफ़ी ग्रो होती है। अब हम चलते हैं रबड़ की तरफ। द रबर ट्री प्रोड्यूसेस द मिल्की फ्लूइड लाइक लेटेक्स फ्रॉम विच रबर इज प्रिपेयर्ड। आप देखोगे ना बिल्कुल दूध की तरह का है ना, ऐसे ऐसे निकलता रहता है पेड़ में से, तो उसे कलेक्ट किया जाता है, उससे फिर रबड़ बनाया जाता है। तो जो वाइट दूध की तरह आपको नज़र आता है उसे हम लेटेक्स कहते हैं। और लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम मेकिंग अ कट इन द रबर ट्री, थोड़ा थोड़ा कट लगा देते हैं, उसमें से वो निकलता रहता है और फिर उसको नीचे कलेक्ट किया जाता है। तो टेम्परेचर जो है अगर आप देखोगे तो इसको इक्वेटोरियल रीजन में ये होता है, 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, लेबर इंटेंसिव क्रॉप ये है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में डे बाय डे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको एडवांस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जा रही है। आज का जो किसान है बेटर फर्टिलाइज़र और बेटर थ्रेशर है, मशीनरीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टिवली यूज़ कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री भी डे बाय डे मॉडर्न टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं एंशियंट से अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में दें सो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्ल्ड ने डेवलपमेंट की है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 60% पॉपुलेशन इंडिया की आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हम आज भी इंडिया को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी भी आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज़ हो रही है। दो वी आर डूइंग द डेवलपमेंट इन द डिफरेंट फील्ड। द साइज ऑफ ऑर्डिनरी फार्म अगर आप देखोगे स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द US, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो कम आता है। इंडिया में अगर आप साइज़ देखोगे 23 हेक्टेयर जो स्मॉल साइज़ होता है, और आप अगर US में चले जाओ तो लार्ज स्केल लैंड होल्डिंग होती है। फार्मर्स इंडिया में क्या है अगर आप कंपेयर करोगे US से, अभी भी इलिटरेट हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी की,
प्रिमिटिव टूल्स को ही यूज़ कर रहे हैं, आउटडेटेड मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। देन थर्ड अगर आप कंपेयर करते हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, अभी भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं पहुंचे हैं किसानों तक इंडिया में। मैनी ऑफ देम वर्क ऑन द फील्ड ऑफ बिग फार्मर, किसान लैंडलेस होते जा रहे हैं, बड़े बड़े फार्मर्स के खेतों पे काम कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू गेट द क्रेडिट, लोन नहीं मिलता है किसानों को इंडिया में मार्केट फैसिलिटीज़ के लिए, इसलिए अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता। फार्मर्स जो हैं इंडिया में दे आर डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून, अभी भी वहाँ तक बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची है। The government is taking the many steps to improve the situation of the farmers. So we are providing the different methodology, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, देन आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ, फिर आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम पायस कहते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ। आपने देखा होगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे, कृषि दर्शन आपके दूरदर्शन में आता है जहाँ किसानों को अवेयर किया जाता है। कैंपेन चलाई गई कि ज़मीन को जितनी फर्टिलिटी चाहिए उतनी उसकी जाँच कराएँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करें। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि किसानों का आउटपुट जो है वो बढ़ता जाए। नॉलेज विंडो में चेक करते हैं, विद इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मोर लैंड हैव बीन ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। और अगर आप देखोगे सो 1950-51 में हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज भी किया। लार्ज आउटपुट इज़ ग्रेटली नेगेटेड बाय द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितनी तेज़ी से हम अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये भी एक हिंडर फैक्टर है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द मैनी फैक्टर्स और मैनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स। बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट डे बाय डे इंट्रोड्यूस कर रही है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Number 1, क्रॉप को हमने कैसे क्लासिफाइड किया था? कमर्शियल क्रॉप, बीवरेज एंड फाइबर क्रॉप में। फिर मेजर क्रॉप जो थी वर्ल्ड की वो थी राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर जो है स्पेशलाइज फील्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जहाँ साइंटिफिक टूल्स भी यूज़ होते हैं, मशीनरीज भी यूज़ होती हैं। इंडिया ने प्रोग्रेस की है एग्रीकल्चर में, हालांकि फार्मर आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इंडिया और अगर अमेरिका यूएस को हम कंपेयर करें तो उनका लार्ज लैंड होल्डिंग है यूएस में और इंडिया में लैंड साइज छोटा होता जा रहा है। फार्मिंग यूएस में जो डन होती है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से, इंडिया अभी भी प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ कर रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो पा रही है। फिर आपका यूएस के फार्मर्स देखोगे तो वेल ट्रेंड हैं, वेल टू डू हैं, कमर्शियल क्रॉप को ग्रोन कर रहे हैं। इंडिया में आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, क्रेडिट नहीं अवेलेबल है, पुअर कंडीशन है ओवरऑल किसानों की। सो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.